ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वापस से अपनी सारी न्यूज़ को कवर करेंगे। और जैसा कि न्यूज़ में अभी तो चल रहा है, बस ट्रम्प और वेनेजुला वही चल रहा है, तो उसको लेकर चीज़ें आई हुई हैं। पहले उसको कवर करेंगे, उसके बाद बाकी न्यूज़ की तरफ चलेंगे। तो अभी क्या हुआ है कि जो के यूएस का जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबो, वो क्या है कि अगले हफ्ते जाएंगे ग्रीन डिस्कस करने ग्रीनलैंड को लेकर विद डेनमार्क। मतलब कि वो जो अगले हफ्ते जाएंगे कहाँ पे, डेनमार्क जाएंगे। ठीक है। और किसके लिए जाएंगे, ग्रीनलैंड पे डिस्कशन करने। ठीक है। आप लोगों को याद होगा तो अभी कुछ समय पहले ट्रम्प जो बोल रहे थे कि हम इस पर मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। ठीक है। और इस पर कब्जा कर लेंगे, ऐसा ट्रम्प बोल रहे थे, है ना। अभी अभी क्या हुआ है कि जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, वो जा रहे हैं डेनमार्क। अब आपका क्वेश्चन आएगा, डेनमार्क क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी था, जिस दिन मैंने ये बताया था कि व्हाइट हाउस ने ओपन कर दिया है मिलिट्री ऑपरेशन। उस दिन डेनमार्क की जो पीएम है, उन्होंने इसको स्ट्रांगली कंडेम किया था, अपोज किया था। तो उसकी बातचीत को करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जा रहे हैं वहाँ पे डेनमार्क, ताकि शांति से बातचीत हो जाए और मिलिट्री ऑपरेशन की जो है जरूरत ना पड़े, ऐसा व्हाइट हाउस को बोल रहा है। ठीक है। इसके साथ में एक बात और निकल के आई, चलो ये तो जा रहे हैं। ट्रम्प भी, अब ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में कहा, मतलब व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया कि ट्रम्प जो है मिलिट्री स्ट्राइक को लास्ट ऑप्शन रखेंगे। ठीक है। इसके पहले वो क्या करेंगे, डिप्लोमेसी या जो पैसा है, मतलब पैसा है, उसका यूज करके ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। ठीक है। अब आप लोग वो लोग ग्रीनलैंड से खरीद लेंगे तो मिलिट्री ऑपरेशन कर लेना, पैसा बर्बाद क्यों करना है? देखो, मिलिट्री ऑपरेशन ट्रम्प कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उनको रोकने वाला भी कोई नहीं है। ठीक है। लेकिन ट्रम्प का मानना यह है, ट्रम्प और व्हाइट हाउस का मानना यह है कि अगर बातचीत से जो है, शांति से बातचीत हो जाती है, शांति से अगर ग्रीनलैंड इनको मिल जाता है, तो हमें पावर यूज करने की जरूरत क्या है? इसीलिए ये जो है डिस्कशन करने जाएंगे वहां पे। और ट्रम्प ने बोला है कि हम इसके पूरे पैसे भी देंगे और इसको आराम से खरीद लेंगे। ऐसा ट्रम्प और व्हाइट हाउस का और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का कहना है। ठीक है। अब 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 जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट जो है यूएसए के, जेडी 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 वेंस, उन्होंने बोला है कि जो यूएस के नेबर्स हैं, ठीक है, उन्होंने यूएस के नेबर्स को बोला कॉल द शॉट। ठीक है, कॉल द शॉट्स। और उन्होंने बोला कि जो यूएस के नेबर्स हैं, इन एवर नेबर्स यूएस कॉल द शॉट्स। पीपी वेंस सेड मैदुरो कैप्चर विल हेल्प देम टू कंट्रोल वेनेजुएला नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। तो जो वीपी हैं अमेरिका के, उन्होंने बोला कि भाई, जो हमने प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला को कैप्चर किया है, ये हमको लीड करेगा उनके ऑयल, गैस और नेचुरल रिसोर्सेज, जो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए क्रिटिकल है। ठीक है। अब आप लोग को क्वेश्चन आएगा, क्या दिक्कत है? देखो, आप लोगों को पता होगा तो वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला अपने ऑयल का आधे से ज्यादा परसेंट जो हिस्सा है वो चाइना और रशिया को देता था, मोस्टली चाइना को, रशिया को। ठीक है। तो जो जेडी वेंस है, जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने बोला कि वेनेजुएला के जो ऑयल है, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये अमेरिका की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के लिए जरूरी है। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी एंड इकोनॉमी, इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमने इस पे अटैक करके इनके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है, ताकि ताकि यूएसए इस पे ले सके, और यूएसए और वेनेजुएला के लोगों का फायदा हो सके। ऐसा सेक्रेटरी, मतलब कि ऐसा वाइस प्रेसिडेंट साहब का कहना है। ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो, एक बात और, ट्रम्प ने बोला कि यूएसए का जो सोवरेनिटी है वेनेजुएला की, कोड फॉर द लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट फॉर द 4 इयर्स। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। ट्रम्प ने बोला कि जो यूएस का वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल है, वो ईयर्स तक चल सकता है। मतलब कि अब सोचो, जैसे अभी के टाइम पे उन्होंने स्ट्राइक कर दी अंडर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो अब ट्रम्प बोल रहे हैं कि जो यूएसए का कंट्रोल है वहां पे वेनेजुएला में, यूएसए कंट्रोल जो है, ठीक है, वो लंबे समय तक चल सकता है। ठीक है। इसके साथ में उन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट हैं, जो जिनको जिनको कैप्चर किया गया है वहां पे यूएस के द्वारा, उनका इंटरिम सपोर्ट और इंटरिम सपोर्ट को गवर्नमेंट सपोर्ट दिया है। ट्रम्प ने बताया कि वेनेजुएला का जो ऑयल है, ठीक है, ठीक है, अब जो इंटरिम गवर्नमेंट है वेनेजुएला की, जैसे कि मैंने बताया था कि जो उस वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट थी, ठीक है, वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने इनको अपॉइंट कर दिया था इंटरिम प्रेसिडेंट।
तो ट्रंप ने बोला है कि हम इनको जो वहाँ की इंटरिम प्रेसिडेंट है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी के साथ मिलकर यूएसए और वेनेजुला साथ में मिलके वेनेजुला और यूएसए का फायदा कर रहे हैं। इसके साथ में ट्रंप ने बोला कि जो वेनेजुला का ऑयल है, वेनेजुला का जो ऑयल है और वहाँ के रिसोर्स जो है, ठीक है, ऑयल एंड रिसोर्स, यूएसए ने भी यही बोला, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बोला, प्रेसिडेंट ने भी यही बोला, दोनों के बात में यही बात है कि जो वहाँ के ऑयल रिसोर्स एंड मिनरल्स हैं, ये यूएस की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी और इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ने यही बात बोली है अलग अलग इंटरव्यू में, ठीक है। इसके साथ में ट्रंप ने ये बताया कि ट्रंप ने बोला कि जो यूएस का प्रॉफिट है, इसमें वो भी बढ़ाने में काफी हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली इन दोनों, चाहे वाइस प्रेसिडेंट साहब हो और चाहे प्रेसिडेंट साहब हो अमेरिका के, इन दोनों का यही मतलब है कि वेनेजुला का जो ऑयल है, जो मिनरल है और जो नेचुरल रिसोर्स है, ये सारी चीजें यूएस की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी इकोनॉमी एंड बैलेंसिंग पावर और आपका जो इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमी बैलेंस है, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे यूएसए की जीडीपी और इंक्रीज होगी और ग्रोथ भी इंक्रीज होगी, ऐसा ट्रम्प का और वाइस प्रेसिडेंट साहब दोनों का मानना है, ठीक है। ओके, अब जो members of military using force against Greenland without congressional authorization are following illegal orders, यूएस कांग्रेसमैन, ठीक है। तो यूएस कांग्रेसमैन ने ये बोला कि जो आप ग्रीनलैंड पे ये बोल रहे हो ना, कि जैसा कि हमने बात की थी अभी, कि ग्रीनलैंड पे जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो ओपन है, हम मतलब कि ट्रम्प चाहे तो कर सकते हैं। तो जो कांग्रेसमैन है उन्होंने बोला कि आप इस तरह से हर बार यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, वेनेजुला के टाइम में भी यूएस ने, मतलब यूएस प्रेसिडेंट ने कांग्रेस की जो है परमिशन, कांग्रेस अथॉरिटीज की परमिशन नहीं ली थी, बिना उसकी परमिशन का अटैक कर दिया था। तो इसीलिए जो कांग्रेसमैन है वो गुस्सा है और बोल रहे हैं कि आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का क्लियर वायलेशन है, आप रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मान रहे हो, ऐसा इनका बोलना है, ठीक है। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी हुई है कि मतलब जो ट्रम्प है, ट्रम्प ने अभी काफ़ी मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बाकी एजेंसी साथ में विड्रॉ कर दिया है। उसमें काफ़ी यूएन की एजेंसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और नॉन यूएन की और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। तो क्या क्या हुआ है, यूएस ने क्या किया है कि 66 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, से विड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इसमें काफ़ी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे, ठीक है, जिसमें आपके 31 थे, ठीक है। अब जिसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन थे, इसमें 31 जो थे वो थे आपके यूएन के, ठीक है, और 35 थे नॉन यूएन, ठीक है। तो काफी बड़ा स्टेप जो है यूएस प्रेसिडेंट ने अभी तक लिया हुआ है कि जो 31 यूएन के और 35 नॉन यूएन, ठीक है, नॉन यूएन जो थे, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को लीव कर दिया इन्होंने। अब जब इन्होंने लीव कर दिया, तब इससे इससे क्या नुकसान हुआ है, इससे नुकसान ये हुआ है कि जो 66 ऑर्गेनाइजेशन थे, जिसमें 31 आपके यूएन के और 35 नॉन यूएन के, ये काफी मतलब कि एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये जो है एक ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम बनाया था ये 66 ऑर्गेनाइजेशंस ने। इसमें जो फंडिंग का केस था, फंडिंग का पूरा पूरा सिस्टम बंद हो गया, क्योंकि यूएसए जो है, अब आपको पता है यूएसए के पास पैसा बहुत है, तो फंडिंग यही यूएसए करता था मेजर मेजर इन सारे ग्रुप्स में जहाँ वो लीव हुआ है। अब जब यहाँ से वो निकल गया तो फंडिंग का काफी सवाल वहाँ बढ़ रहा है, और भी चार चीजें हैं, कॉपरेशन के लिए भी कंट्री इंपॉर्टेंट है यूएसए, वहाँ से भी निकल गया, ठीक है। और जब यहाँ से ये निकल गया, तो ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग जानते होंगे, जैसे यूएन, एफएफसी, ठीक है, यूएन नेशन फर्स्ट क्लाइमेट ग्लोबल चेंज जो आपकी हैगी, जो है आपकी, ये इससे ट्रम्प की जो अमेरिका निकल गया। यूएन पॉल्यूशन फंड जो है उससे निकल गया। यूएन वुमेन ग्लोबल कॉम्पिटिटिव है उससे निकल गया, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट बॉडीज जो है इससे यूएसए जो है निकल चुका है, ठीक है। ट्रम्प ने बोला है कि हमने ये डिसीजन जो है ट्रम्प ने बोला है कि हमने ये डिसीजन इसीलिए लिया है क्योंकि ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे 66 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये सारे के सारे अमेरिका के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है। हमारा पैसा बर्बाद करते हैं, अमेरिका के खिलाफ काम करते हैं, इनकी फंडिंग पूरी फालतू की है, ऐसा उन्होंने बोला। तो ट्रम्प ने बोला फालतू का पैसा इन दो कौड़ी के ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे। सीधी सीधे बोलने का मतलब यही है कि हम इन सारी चीजों में अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, जो एंटी वेस्ट और एंटी अमेरिका काम करते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल कॉपरेशन है इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। यूएस का बोलना है कि हम नहीं आ पाएंगे, सीधी बात है। क्योंकि देखो, जैसे मैं आपको बताऊं,
आप लोगों को पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस में एक रूल चलता है कि यूनाइटेड नेशंस में रूल चलता है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो डेवलप कर चुकी हैं, ठीक है, वो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देती हैं ताकि वो पॉल्यूशन कंट्रोल कर पाए और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें जो पॉल्यूशन कम करे। ऐसा सिस्टम होता है। तो यूएसए ने ऐसे ही बोला, यूएसए ने बोला कि यूएसए ने बोला कि हमारा पैसा फालतू का नहीं है, हम क्यों पैसा दें किसी को। जब यूएसए ने का बोलना ये है कि जब हम डेवलप कर रहे थे तब हमने कहा तब किसी ने हमको दिया था पैसा डेवलप करने के लिए, तो हमने किसी से नहीं मांगा था। ठीक है, तो ट्रम्प ने बोला कि हमने जब किसी से नहीं मांगा था तो अभी आपका हक नहीं बनता हमसे कोई पैसा लेने का, हम यहाँ से जा रहे हैं। सीधी बात ये है कि हमको बात ही नहीं करनी तुमसे, इसलिए वो निकल गए। ठीक है, अब निकल गए, लेकिन आप ये सोचो, ट्रम्प जैसे अमेरिका है, अमेरिका जिस टाइम डेवलप किया था उस टाइम ना पॉल्यूशन इतना नहीं था, लेकिन अब तो पॉल्यूशन काफी ज्यादा है ना। और अगर आप यूएन पॉल्यूशन फंड से ही निकल जाओगे तो फिर आप जो पॉल्यूशन करोगे उसका फंड कौन देगा। ऐसा ऐसा तो है नहीं ना कि अगर आप यूएन पॉल्यूशन फंड से निकल निकल गए तो पॉल्यूशन करना बंद कर दोगे। पॉल्यूशन तब भी करोगे आप, क्योंकि कंपनी तभी चल रही है ना। तो कंपनी जब तभी चल रही है तो उसका फंड कौन करेगा। ये तो आपकी लापरवाही हो गई। तो यही चीज है जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि आपकी ये गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन भाई ट्रम्प सुनने वाले किसी की नहीं है। ठीक है, तो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आई है ट्रम्प। ठीक है, ट्रम्प ने कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है उनको इनवाइट किया है व्हाइट हाउस में। ठीक है, इसके पहले उन्होंने मिलिट्री एक्शन की धमकी दी थी जब कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने बोला था आ जाओ हम तुमसे डरते नहीं है। ठीक है, तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो यूएस के प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई आ जाओ बातचीत करते हैं आपसे। ठीक है, तो यूएस ने बोला कि व्हाइट हाउस मतलब बातचीत के लिए मतलब कि इनवाइट किया है इन्होंने। और व्हाइट हाउस ने बोला कि यूएसए चाहता है कोलंबिया के साथ में कोऑपरेशन बढ़ाए, मतलब कि जो उनका सपोर्ट है वो बढ़े। ठीक है, ठीक है, और जो माइग्रेशन है, ड्रग्स की समस्या जो है बेसिकली उसको खत्म किया जाए। ठीक है, इसके साथ में उन्होंने बोला कि एक्सपर्ट जो है, अब देखो ये तो चलो व्हाइट हाउस ने बोल दिया कि जो ड्रग्स का इशू है, माइग्रेशन इशू है, इसको खत्म करना है, इसलिए बातचीत के लिए बुलाया गया है। अब जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि जो वेनेजुएला का क्राइसिस जो है इससे इसको लिंक कर रहे हैं, क्योंकि कोलंबिया वेनेजुएला का पहली बात तो नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, वेनेजुएला का नेबरिंग कंट्री है कोलंबिया। ओके, इसके साथ में यूएस के सिक्योरिटी रीजनल पार्टनर माना जाता है। इसके साथ में यूएस का जो है यूएसए का यूएसए का ये मतलब कि जो कोलंबिया है, पहली बात तो वो वेनेजुएला का नेबरिंग कंट्री है और इसके साथ में वो यूएसए का रीजनल पार्टनर माना जाता है। ठीक है, तो अगर रीजनल पार्टनर ये गलती करेगा, ड्रग्स की हो गया, माइग्रेशन का हो गया, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प यहाँ पे स्ट्राइक कर भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि थोड़ा बच के जो है रहना पड़ेगा कोलंबिया को। ठीक है, मिक्स्ड ओपिनियन लोगों के आ रहे हैं जो प्रेसिडेंट सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट को सपोर्ट करते हैं वो बोल रहे हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक विन है, अच्छा है, शांति से बातचीत हो रही है। ठीक है, जबकि जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं, ठीक है, जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि पहले तो ट्रम्प ने मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी दी थी। ठीक है, और इसके बाद जब इसको इनवाइट किया, ठीक है, तो लोग बोल रहे हैं कि हमें वो लोग बोल रहे हैं जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो इस पूरे स्टेप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ट्रम्प का ये प्लान है। ट्रम्प का प्लान ये है कि जो पहले तो मतलब कि मिलिट्री की ऑपरेशन की धमकी दो। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ आके बुला के यहाँ पे व्हाइट हाउस में बुला के धमकी दो कि बात मान जाओ वरना हम ऐसा कर देंगे, ऐसा लोगों का बोलना है। ठीक है, ये जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, ऐसा बोल रहे हैं। तो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई है, ठीक है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में हुआ क्या है कि बांग्लादेश में दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। पहला डेवलपमेंट हुआ है कि बांग्लादेश ने कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनिस, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के जो लोग हैं उनके लिए रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप बांग्लादेश में नहीं आ सकते। ठीक है, ओनली जो स्टूडेंट हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं या फिर कोई प्रोग्राम वगैरह है वो जा सकते हैं, या कोई ऑफिशियल है वो जा सकता है, बस इसके अलावा कोई और तीसरा बंदा जो है घूमने वहां नहीं जा सकता। ठीक है, पहली बात। दूसरा बात दूसरी बात आई है हमारे दीपू दास के केस से। आप लोग याद होगा दीपू दास को मॉब लिंचिंग के थ्रू मार दिया गया था। ठीक है, तो इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बांग्लादेश पुलिस ने, अथॉरिटीज ने एक चीज क्या की है कि एक अख्तर शेख बारी, ठीक है, अख्तर शेख बारी नाम का एक बंदा था जो कि मतलब कि वहाँ के एक मॉस्क में पढ़ाता था।
मौलवी साहब थे अपने, और मौलवी साहब को पकड़ा गया है क्योंकि ये जो है उसमें मतलब कि मेन वो एक एक्यूज है, स्ट्रीट मॉब लिंचिंग हुई है ना, इसके बारे में बोलिए, ठीक है। और जब ये पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो जो बांग्लादेश की माइनॉरिटी सिक्योरिटी जो माइनॉरिटी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी जो कमेटी है बांग्लादेश की, जो माइनॉरिटीज के राइट्स को देखती है, उसने इस वायलेंस पे सीरियस कॉर्नर उठाए और सिविल ग्रुप्स को ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जस्टिस डिमांड कर रही है। तो उन्होंने बोला कि चलो आपने इनको अरेस्ट कर लिया, लेकिन अब इसको मतलब कि जेल भेजो, और जो भी लीगल प्रोसेस जो है इसका बांग्लादेश के अकॉर्डिंग, उनकी लॉज के अकॉर्डिंग, इसको उसके अकॉर्डिंग सजा दो। अब देखते हैं क्या सजा मिलती है या नहीं मिलती है, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी के लिए जो डेवलपमेंट हुआ है, इस पकड़ लिया है, ठीक है। तो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है चाइना। चाइना ने चाइना ने मतलब कि चाइना रिस्पॉन्स टू यूएस कांग्रेस ईमेल ब्रिज स्टेटमेंट, ठीक है। तो यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं, यूएस के लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाया चाइना के ऊपर। इसका एलिगेशन कि जो चाइनीज हैकर्स थे, उन्होंने यूएस के ईमेल सिस्टम को ब्रीच किया, ईमेल सिस्टम को ब्रीच किया, यूएस के ईमेल सिस्टम को ब्रीच कर दिया, ठीक है। और ब्रीच करने के बाद क्या किया, ब्रीच करने के बाद ये सेंसिटिव डाटा जो था, यूएस की जो यूएस यूएस लॉ मेकर्स का जो सेंसिटिव डाटा था, जो ईमेल में आता है, जैसे हम लोग, आप लोगों को तो पता ही होगा, जैसे कोई मतलब ईमेल जब सेंड करता है तो उसमें डाटा होता है कंपनी का, जैसे हाँ, ये चीज जो कॉर्पोरेट वाले जो यहाँ पे कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं उनको पता होगा कि जब कंपनी से कोई डाटा वगैरह आता है, तो डाटा पूरे फाइल में आता है, उस ईमेल में, उसमें डाटा लिखा रहता है कि मंडे को इतना हुआ, ट्यूसडे को इतना हुआ, वेडनेसडे को इतना हुआ, डाटा पूरा लिखा रहता है, वो डाटा फिल करना होता है हमको पर्टिकुलर फाइल में। तो उन्होंने, यूएस के लॉ मेकर्स ने बोला कि उस ईमेल में जो ब्रिज किया चाइनीज हैकर्स ने, उस ईमेल्स में हमारा काफी सेंसिटिव डाटा जो था, ठीक है, वो था। इसके बाद चाइना ने एलिगेशन को ग्राउंड, और फिर क्या हुआ जब यूएस लॉ मेकर्स ने ऐसी बात बोली कि चाइना ने हमारी सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच किया है, हमारी ईमेल सिस्टम को ब्रीच किया है, तो चाइना ने रिस्पॉन्स देते हुए बोला कि चाइना ने बोला कि ये सारे जो एलिगेशन आप लगा रहे हो ना भाई, ये पूरे की तरह से गलत है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। इसके साथ में चाइना ने बोला कि जो यूएस यूएस चाइना ने बोला कि यूएस बिना प्रूफ के कुछ भी ब्लेम लगा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा चाइना का बोल रहा है, ठीक है। बीजिंग ने चाइना ने एक बात और बोली, चाइना ने बोला कि जो चाइना खुद हैकिंग का विक्टिम रहा है, ठीक है। चाइना ने बोला कि भाई देखो, हम तुम्हारा ब्रीच क्यों करेंगे, चाइना खुद एक हैकिंग का मतलब कि विक्टिम वो रहा है हमारा। चाइना ने बोला कि हमारा सिस्टम कोई खुद हैक कर लेता है, काफी सारे हैकर्स, हम क्यों किसी को बुरा करेंगे, ठीक है। चाइना ने बोला, ये तो वही बात हो गई कि चोर के घर में आप बोल रहे हो कि चोर जो है खुद चोरी कर रहा है अपने घर में, ऐसा थोड़ी होता है। चाइना ने बोला कि हमारे घर में भाई, हमारे मतलब हमारी कंट्री में खुद हैकिंग वगैरह होती है, जो दूसरे हैकर्स हैक कर लेते हैं सिस्टम को, हम क्यों आपका हैक करेंगे, चाइना कैसा बोल रहे हैं। इसके बाद चाइना यूएस रिलेशन के ऊपर और ज्यादा टेंस हो गई, स्पेशली टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी का जो कॉपरेशन होता है उसको लेकर। अब देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट होता है, लेकिन देखो, मैं अगर बोलूँ तो चाइना ने किया भी होगा, तो देखो देखो इस दुनिया में दो चीज है। पहली चीज देखो क्या है कि पहली चीज क्या होती है, एक तो हो गई आपकी हैकिंग, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी वाली हैकिंग वगैरह, और दूसरी हो गई इंटेलिजेंस गैदरिंग। ये चीजें ओपन होने के बाद भी कोई कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती है कि हमारी कंट्री ने ऐसा किया है, क्योंकि सबको पता है कि अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनको कुछ बोलना पड़ेगा, इसीलिए तो किया भी होगा, तो सामने आने वाला नहीं है, वो तो बस रिस्पॉन्स की बात है कि चाइना ने, यूएसए ने बोला कि आपने किया, चाइना ने बोला नहीं किया, खत्म बात, ठीक है। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी आई हुई है इंडियन रेलवे की तरफ से, ठीक है। इंडियन रेलवे ने अपनी दो माइलस्टोन पहले अचीव किए। पहला माइलस्टोन क्या अचीव किया, इंडियन रेलवे फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल रन बिगिंस, पैसेंजर एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर से हमको जो है हाइड्रोजन ट्रेन देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब इसका जो ट्रायल है वो कहाँ पे हुआ है, जो हरियाणा का जो जिंद जिंद है ना, जिंद, ठीक है, जिंद और सोनीपत का जो रीजन है, इसके बीच में इसका टेस्ट चल रहा है, ठीक है। जो नॉर्दर्न रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बनने जा रहा है नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो टेस्ट इसका चल रहा है। इसके साथ में जो हाइड्रोजन पूरी कंप्लीट पूरी ट्रेन हाइड्रोजन हाइड्रोजन चलेगी, और हाइड्रोजन फ्यूल की जो टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है, ठीक है। ये आपका जो इंडिया का है ना, कार्बन जीरो का जो मिशन है, ठीक है, उसको 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 लेकर ये दो ट्रेन बनाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि इसको बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो चाइना की इंटीग्रल कोच, सॉरी, जो चेन्नई की, ठीक है, चेन्नई की जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, आईएफसी, ये उसको बना रही है,
ठीक है। इसके साथ में हुआ क्या है कि ये बना रही है, और जो आपके RDSO है, ठीक है, ये सब इसके सुपरविजन में ये पूरा काम चल रहा है, ठीक है, हरियाणा में। अब जब ये चल रहा है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उन्होंने बोला है कि ये सारी ट्रेन, अगर ये ट्रायल जो है सक्सेसफुल ट्रायल जो है सक्सेसफुल हो गया है, सब चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, चल रहा है और चल रहा है ट्रायल। अगर ये पूरा होता है तो नेक्स्ट ईयर से सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, और नेक्स्ट ईयर से जब ये शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो फिर जो बाकी बाकी जो पैसेंजर्स हैं उनको सारी सर्विस मिलने लगेंगी, और ऐसे ही इंडिया जो है नेट कार्बन जीरो की तरफ में एक और स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ऐसा मिनिस्ट्री का बोलना है, ठीक है। और इसके साथ में क्या, इंडियन रेलवे आइज प्रोडक्शन ऑफ 4802 LBH कोचेस बाय फाइनेंशियल ईयर 2027, ठीक है। तो ऐसा मिनिस्ट्री का टारगेट है। दूसरा टारगेट मिनिस्ट्री का ये है कि हमको इतने कोचेस जो है बनाने हैं ताकि ज़्यादा सेफ हो और कैश रेजिस्टेंस पैसेंजर फ्रेंडली हो, ठीक है। इसके साथ में जब ऐसा उन्होंने बोला कि मिनिस्ट्री ने ऐसा टारगेट है, क्योंकि ज़्यादा कोचेस होंगे तो यात्रियों को भी दिक्कत नहीं होगी और इंडियन रेलवे को भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है गूगल से। गूगल डीप माइंड एंड बोस्टन डायनामिक्स टू टेस्ट जेमिनी पावर ह्यूमनाइट्स एंड होंडे फैक्ट्रीज, ठीक है। तो अभी क्या है, गूगल की जो जेमिनी है, आपको तो पता होगा, गूगल की जो डीप माइंड्स है, ठीक है, और बोस्टन डायनामिक्स है, ठीक है। ये दोनों मिलके ये बढ़िया बढ़िया चीज कर रहे हैं। और बढ़िया चीज क्या कर रहे हैं, ये बढ़िया चीज कर रहे हैं कि ये लोग बना रहे हैं ह्यूमनाइड रोबोट्स, ठीक है, होंडा की फैक्ट्री में, ठीक है। अब ये जो रोबोट्स हैं, ये रोबोट्स जो होंगे, अभी इनकी टेस्टिंग चल रही है, ठीक है, टेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग चल रही है रोबोट्स की। और गूगल का और वेस्टर्न का कहना है कि ये जो रोबोट्स हैं, ये कैपेबल होंगे किसके लिए, असेंबली लाइंस के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, हैवी ड्यूटी के लिए, रिपीटेटिव टास्क के लिए, जो डेली के टास्क होते हैं उसके लिए, हैंडल करने के लिए, फैक्ट्री में एफिशिएंसी के लिए, ह्यूमन वर्कर्स और फिजिकल लोड कम करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो फिजिकल वर्क होता है ना फैक्ट्री में, जैसे होता है कि भाई ये सामान यहाँ पे रख दो, वो सामान वहाँ पे रख दो, इस मशीन में वो कर दो, इस मशीन में वो कर दो। तो होता क्या है, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन ये जो रोबोट्स हैं, ये ऐसा काम करेंगे, इनको बस एक बार बता दो कि भाई ये पर्टिकुलर मशीन है, ये पर्टिकुलर बॉक्स है, यहाँ से आ रहे हैं, आपको यहाँ से ला के यहाँ पे रखना है, वो करते रहेंगे आपस में, तो गलती भी नहीं होगी, कंपनी का नुकसान भी नहीं होगा, ऐसा गूगल का बोलना है। तो जो बेसिकली डेली के जो वर्क होते हैं, डेली वर्क हो गया, रेगुलर वर्क हो गया आपका, लॉजिस्टिक सप्लाई हो गया आपका, जो हार्ड जो चीज़ें होती है जिसमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी फिजिकल वर्क करना पड़ता है, वो चीज़ें गूगल ने बोला कि ये जो है ये अब नहीं करना पड़ेगा जब ये बन के आ जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा चाइनीज फैक्ट्री में, आप लोगों ने देखा होगा चाइना की फैक्ट्री में आपको देखने को मिल भी जाएगा ऐसे मॉडल्स। तो चाइना की फैक्ट्री में जो वर्क करते हैं, ऐसे ही बिल्कुल सेम मॉडल पे यही गूगल काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में क्या होगा। और गूगल ने बोला है कि हम इस रोबोट्स में एक बात और करेंगे। गूगल ने बोला है कि हमारा जो जेमिनी जेमिनी का जो AI मॉडल है ना, ये उस रोबोट में फिल होगा। तो बेसिकली ये उसमें अंतर होगा, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि चाइनीज रोबोट जो है, चाइनीज रोबोट चलते हैं फुल ऑफ मैकेनिज्म पे, मेंटेनेंस पे। लेकिन अब जो गूगल बना रहा है रोबोट, ये चलेंगे AI से, जो गूगल का जो जेमिनी मॉडल है ना, उसके थ्रू चलेंगे ये। तो इनको मेंटेनेंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस वो अपने आप ऑटोमेटेड हो जाएगी। जैसे जैसे AI जो होती है ना, जैसे आप लोगों को पता होगा, AI जो है वो लार्ज लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे चलती है, ठीक है। AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे चलती है। तो आप लोगों को पता होगा, जब AI जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे चलती है, तो उसको ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, वो अपने आप सीख जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अगर जैसे मान लो वो रोबोट है, ठीक है, अगर आपने उसको बोला कि ये पर्टिकुलर बॉक्स जो है बिस्किट का है, और ये मशीन है, इसको इसको जाना है, ठीक है। तो आप इसको बताओगे कि हाँ, ये ये बिस्किट का पैकेट है, आप इसको दिखा दो कि बॉक्स है बिस्किट का, इसको जाना है, ठीक है। अब मान लो दूसरा बॉक्स आया, उसमें कुछ और है, अगर उसने देख लिया तो उसको नहीं उठाएगा। तो ये हुआ ना, ये उसने अपने आप सीख लिया, आपने बस बता दिया कि हाँ ऐसा होता है। तो बेसिकली जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को बता दिया जाता है कि भाई यहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, तो वहीं जाता है वो, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह इसको सिखाया जाएगा। इसी को बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, अपने आप सीख जाता है विद द टाइम पे। तो वही जो गूगल के जो रोबोट्स हैं, अब यही गूगल के जो रोबोट्स बन रहे हैं होंडा फैक्ट्री में, वो भी यही करेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी वही फीचर होगा जो बाकी AI में होता है, जेमिनी AI में जो फीचर है ना,
बेसिकली सारे एआई में कॉमन फीचर होता है, वही एआई फीचर अब इन रोबोट्स में हमको देखने को मिलेगा फ्यूचर में। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है, ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है प्रगति, ठीक है, प्रगति पीएम, प्रगति की जो पीएम की स्कीम है उनकी तरफ से, ठीक है। 43 पावर सेक्टर्स प्रोजेक्ट वर्थ 3.20 करोड़ 20 लाख करोड़ रिव्यूड बाय पीएम कमीशन सो फार से ऑफिशियल्स, ठीक है। तो जो मतलब कि 43 पावर्स हैं, पावर सेक्टर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कॉस्ट 3.02 लाख करोड़ है, उनको रिव्यू किया गया पीएम कमिश्नर के द्वारा, ठीक है। अब इसको रिव्यू किया गया तो उनके मुताबिक जो है इन प्रोजेक्ट्स की एबिलिटी, जो इनको चेक करने के लिए जो ग्राउंड है वो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, ठीक है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी वो चेक करना और रेवेन्यू मिक्सिंग के लिए, ठीक है। इसके साथ में जो ऑफिशियल्स है उसने बोला, उन्होंने बोला कि जो प्रगति प्लेटफॉर्म है सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन फास्ट करता है, जिससे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिले कम होती है और एक्सपेंशन स्पीड बढ़ती है, ठीक है। ऐसा पीएम जो ऑफिसर्स हैं उनका मानना है। तो इसकी रिव्यू हुई है, ये काफ़ी अच्छी बात है। टाइम टाइम पे रिव्यू होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप 3.02 करोड़ रुपीस किस लाख करोड़ रुपीस किसी प्रोजेक्ट में लगाए हुए, 43 पावर प्रोजेक्ट में लगाए हुए हो, तो आपको रिव्यू करना जरूरी है। ये होना चाहिए, हर सेक्टर में होना चाहिए बल्कि, ठीक है। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है इंडियन बैंक्स पे, ठीक है। इंडियन बैंक्स मार्केट कैप जंप्स इन Q3 बैक्ड बाय जीएसटी कट, फेस्टिवल डिमांड स्मॉल बैंक्स अमंग द बिगेस्ट गेनर्स, एसपी डाटा, ठीक है। तो एसपी का जो जो Q3 है, Q3 में जो इंडिया के बैंक्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन स्ट्रॉन्ग देखा गया है, ठीक है। जिसमें जीएसटी कट हो गया, जीएसटी 2.0 आपका आ गया, दिवाली के पहले आ गया था, ठीक है। इसके बाद दिवाली आ गई तो काफी अच्छी खरीदारी वहां पे हुई, ठीक है। इसके साथ में जो लोकल डिमांड थी, तो उस टाइम काफी कुछ हुआ था बेसिकली, ठीक है। उस टाइम कितना कुछ हुआ था आपको बताऊं मैं आपको। पहले तो जीएसटी 2.0 आ गया था, फिर उसके बाद में उसके दिवाली के पहले, ठीक है। उसके बाद दिवाली आ गई, ठीक है। दिवाली बाद आ गई, दिवाली के बाद फिर पीएम, उसके दिवाली के पहले पीएम मोदी ने एक चीज और की थी, जीएसटी 2.0 के बाद और दिवाली के पहले स्वदेशी 2.0 मिशन आएगा। तो बेसिकली उस टाइम पे काफी कुछ चीजें हुई थी, इसी वजह से जो लोकल डिमांड इंक्रीज हुई पीएम मोदी की वजह से, और जीएसटी 2.0 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम किया था उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हुई। ये सारी चीजें हो गई, इसकी वजह से जो बैंक का काफी फायदा हुआ है, ठीक है, ऐसा बैंक का मानना है। रिपोर्ट के मुताबिक जो है कि जो मिड साइज बैंक हैं, ठीक है, जो मिड साइज जो बीच के जो बैंक हैं, जो काफी मतलब कि बीच का जो बैंक होते हैं, ना ज्यादा बड़े ना छोटे, उनका ज्यादा फायदा हुआ है। क्योंकि उसका रीजन क्या है कि रिटेल जो एमएसएमई है, मीडियम साइज और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है भाई एमएसएमई, उनको उनका इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा हुआ है। और एमएसएमई जो है, एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई अगर पैसा कहीं से लेती है तो ये बीच वाले बैंक से ही लेती हैं। अब आप लोग क्वेश्चन आएगा क्यों, क्योंकि देखो, अगर एमएसएमई जो है, एमएसएमई अगर बहुत छोटे बैंक से लेगी पैसा, ठीक है, तो हो सकता है कि बैंक वो निकल जाए और फिर इनका पैसा डूब जाए, वो दिक्कत है। अगर वो बहुत बड़े बैंक से लेगी और पैसा अगर इनका डूब गया तो वो दिक्कत है। तो इसीलिए एमएसएमई जो है, और जो बड़े छोटे 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 लोग होते हैं ना, बेसिकली मीडियम मीडियम लोग, ये छोटे बैंक से ही पैसे लेते हैं। छोटे मतलब कि बीच वाले साइज के बैंक, जो बीच वाले होते हैं, ना ज्यादा बड़े ना छोटे, बीच में जो बैंक आते हैं मीडियम साइज के, उनसे ये है पैसा लोन वगैरह वही लेती हैं। तो इसी वजह से इनका ज्यादा फायदा हुआ है। आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में मिडिल क्लास कितनी, मिडिल क्लास की जो जनसंख्या कितनी ज्यादा है। तो जब मिडिल क्लास में जनसंख्या इतनी ज्यादा है, तो वो बैंक तो वही लेंगे ना जो बीच का होगा। तो कॉमन सी बात है, वो तो इसीलिए फायदा हुआ है, ठीक है। और जो बैंक्स हैं, अब उन्होंने बताया कि बैंक्स के जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, वो चीज़ें हैं। उन्होंने बोला है कि इसी तरह से जो चीज़ चलती रहेंगी और आने वाले टाइम में भी, मतलब कि इसी है 2026 में और ज़्यादा फायदा देखा जा रहा है हमारी तरफ से। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है, ओके। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है आधार कार्ड को लेकर, ठीक है। अभी क्या हुआ है, जो आधार कार्ड की अथॉरिटी है, यूनिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो आपकी अथॉरिटी है, इसने मतलब कि क्या किया है कि जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस के लिए एक मतलब कि वो बनाया है, ये पोर्टल से बनाया है, जिसका नाम है MS.O, ठीक है। ये इसका नाम है, ये ठीक है, ये नाम है इसका। और ये मतलब कि क्या है कि ये बनाया है इसके लिए पोर्टल। इसमें मतलब क्या है, इसमें देखो आपके कार्टून्स हैं, ठीक है, विजुअल्स हैं, डिजिटल कैंपेन है। इसके थ्रू क्या है कि जो
ये इसीलिए किया गया है ताकि जो आधार की जो सर्विस है, ठीक है, उसको समझाया जा सके, और जो अपडेट्स और जो रूल्स हैं वो समझाया जा सके लोगों को इजी तरीके से, आसान तरीके से। इसके इसने अथॉरिटी ने बोला कि इसमें जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है, जो अदर अदर रूल्स प्रोग्रेस और कॉम्प्लेक्स समझते हैं, मतलब कि जो लोग हैं, मतलब कि बेसिकली जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, वो समझते हैं कि यार ये कितना बड़ा कागज है, इसमें कितने रूल्स वगैरह हैं। तो अथॉरिटी ने बोला ऐसे लोगों के लिए ये जो कार्टून्स हो गया, विजुअल्स हो गया, डायग्राम वगैरह हो गया, ये इजी होंगे उनको समझाने के लिए कि भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये काफ़ी आसान तरीका है लोगों को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और चीज़ें करने के लिए। ऐसा अथॉरिटी का बोलना है, ठीक है। इसके बाद अथॉरिटी ने बोला कि आदर से पब्लिक सर्विस होती है और अवेयरनेस इम्प्रूव होती है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो लोगों अथॉरिटी ने बोला कि हम तो इको फ्रेंड जो हम मतलब कि जो लोगों के फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें करना चाहते हैं, और साथ में हमारा पूरा मॉडल इलेक्ट्रिक होगा तो इको फ्रेंडली भी होगा, कोई पॉल्यूशन वगैरह सीन भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अथॉरिटीज जो पहले सिस्टम होता है उसमें पेपर वगैरह लगा देते थे, प्रचार करते थे, तो उन्होंने बोला ऐसा कोई नहीं है, हर चीज़ मतलब कि ऑनलाइन होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो उनको दिखाने में दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा अथॉरिटीज का बोलना है।